हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज़। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, नए साल से आम लोगों से जुड़े कई अहम नियम में बदलाव किया जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते और जन वितरण प्रणाली से संबंधित है इन बदलावों का सीधा असर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। जानकारी के अनुसार अब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए उसी मोबाइल नंबर का होना जरूरी होगा जो आधार बनवाते समय दिया गया था। यदि आधार में दर्ज मोबाइल नंबर से अलग किसी अन्य नंबर से अपडेट कराने की कोशिश की गई तो आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनवरी से पीडीएस में अनाज वितरण की व्यवस्था भी बदलेगी। हर परिवार को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलेगा। पहले यह 7 किलो गेहूं और 28 किलो चावल दिए जाते थे। वहीं प्राथमिकता प्राप्त पीएचएच के लाभुकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दिया जाएगा। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें वृद्ध पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नई व्यवस्था के मुताबिक वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रों की पहचान और सत्यापन अब फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान प्रणाली के माध्यम से संवेय किया जाएगा, जिससे किसी भी पात्र व्यक्ति से 60 वर्ष का होते ही उसकी पेंशन खाते में पहुंचना शुरू हो जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, नया साल 2026 राजस्थान के लिए कई सौगातें लेकर आ सकता है। साल के पहले या दूसरे माह में प्रदेश को कई बड़ी सौगातें मिलेगी। इसमें सबसे बड़ी सौगात रिफाइनरी की होगी। इसके अलावा 5 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी किया जाएगा। रिफाइनरी विकास की दृष्टि से राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद है। इससे हजारों की संख्या में रोजगार भी मिलेंगे। वहीं दोस्तों देखिए, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन वालों के लिए 2026 बेहद खास होने वाला है। केंद्र सरकार पहले ही 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे चुकी है और उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जाएगा। इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 69 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। सैलरी बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जो कि 2.15 से लेके 3 पॉइंट के बीच हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो बेसिक सैलरी में 20 से 35% तक बढ़ोतरी संभव होगी। सैलरी के साथ डीए और एचआर और पेंशन भी बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार नए साल में प्रदेश के बुजुर्ग, दिव्यांग और सौगात देने वाली है। मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय विभाग अगले साल से प्रदेश के बुजुर्ग और दिव्यांगों की पेंशन में बढ़ोतरी करेगी। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बुजुर्ग और दिव्यांगजनों की पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव विभाग द्वारा वित्त विभाग को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री भी इसको लेकर गंभीर है। आने वाले बजट में पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं देखिए, हुमायूं कबीर ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रत्याशी खड़े करेगी। उन्होंने दावा किया है कि आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में कोई दल बहुमत नहीं पाएगा और उनकी पार्टी किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। कबीर ने ममता की मंदिर राजनीति पर सरकारी खजाने के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। उनके बेटे ने भी तृणमूल छोड़ने का संकेत दिया। वहीं दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में नए साल से जनता बस सेवा शुरू होगी, जिससे यात्रियों को परिवहन निगम की सामान्य बसों की तुलना में 20% कम किराया देना होगा। यह सेवा 1 जनवरी से 10 निर्धारित रूटों पर शुरू होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ना और सुरक्षित परिवहन प्रदान करना होगा। इससे छात्रों, मजदूरों और दैनिक यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, फरीदाबाद में एक महिला के साथ चलती कार में दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई। आरोपी उसे रात भर गाड़ी में घुमाकर सुबह सड़क पर फेंककर फरार हो गए। पीड़िता की बहन ने आपबीती सुनाकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले में 2-3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। वहीं दोस्तों देखिए, परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने मार्ग दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग 1 जनवरी 2026 से सड़क सुरक्षा माह शुरू करेगा, जिसका लक्ष्य जागरूकता बढ़ाकर दुर्घटनाओं में 50% कमी लाना होगा। वाराणसी में जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि 70% दुर्घटनाएं मानवीय लापरवाही से होती है, जिनमें युवा चालक अधिक प्रभावित होते हैं।
चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव को राज्य के स्वास्थ्य बजट का 70% वेतन पर खर्च कम करने का 50% तक लाने की सलाह दी। उन्होंने चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने और डॉक्टरों की भर्ती पर जोर देने को कहा। जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य योजनाओं के बेहतर पोषण योजना को मजबूत करने और दवा उपलब्धता पोर्टल लागू करने के भी निर्देश दिए। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री ने कई स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मांग रखी। वहीं देखिए, भारत ने कुछ स्टील उत्पादों पर 3 साल के लिए 11% से 12% तक का आयात शुल्क लगाया। यह कदम चीन से सस्ते शिपमेंट को रोकने और घरेलू स्टील कंपनियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस सेफगार्ड ड्यूटी के कारण स्टील शेयरों में तेजी देखी गई। यह शुल्क कुछ विकासशील देशों पर लागू नहीं होगा, लेकिन चीन, वियतनाम और नेपाल पर लागू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पीएम मोदी ने बजट 2026 पर अर्थशास्त्रियों, सेक्टर विशेषज्ञों से मुलाकात की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में मिशन मोड सुधारों का आह्वान किया, जिसमें वैश्विक क्षमता निर्माण और 2047 तक विकसित भारत का दृष्टिकोण शामिल होगा। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के अधिकारी भी मौजूद थे। विशेषज्ञों ने विनिर्माण सेवा क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने, AI और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर भी सुझाव दिए। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड सरकार नए साल में राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद बलिदानी आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन 3,000 से 5,500 रुपये, घायल आंदोलनकारियों को 6,000 से 7,000 रुपये और आंदोलनकारियों की 20,000 से 30,000 रुपये कर दी गई है। उन्हें राज्य अतिथि घरों में ठहरने पर भी छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री घोषणा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं अगली खबर देखिए, उत्तराखंड में SIR अभियान की अवधि 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। पहले यह 31 दिसंबर को समाप्त होनी थी। इस अभियान के तहत वर्तमान मतदाताओं की 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग की जा रही है। सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया कि अब तक लगभग 65% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। वहीं दोस्तों देखिए, गोरखपुर में SIR अभियान के तहत 6,47,000 से अधिक अनुपस्थित, शिफ्टेड और मृतक मतदाताओं के नाम 6 जनवरी को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची से हटाए जाएंगे। इससे विधानसभा मतदाता सूची लगभग 30 लाख रह जाएगी। पहली बार विधानसभा और पंचायत की मतदाता सूचियों में मतदाताओं की संख्या लगभग सामने हो गई है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासनिक महकमा इस पर चुप्पी साधे हुए है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पटना में नए साल के आगमन पर साइबर ठग सक्रिय हो चुका है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और पुलिस ने लोगों को शुभकामनाओं के बहाने भेजे जा रहे संदिग्ध लिंक या APK फाइलों पर सतर्क रहने की अपील की। इन लिंक्स पर क्लिक करने से पहले मोबाइल डेटा हैक हो सकता है और बैंक खाते खाली हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने अनजान संदेशों से बचने और इंटर वायरस सक्रिय रखने की सलाह दी। वहीं दोस्तों देखिए, मकर संक्रांति के बाद प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल और भाजपा की नए प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की तैयारी हो सकती है। संगठन और सरकार के बीच अदला बदली का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई कोर कमेटी की बैठक में इस पर चर्चा की गई और दिल्ली से अनुमति मिलते ही फेरबदल और संगठन पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं देखिए, नए साल में झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। रांची के सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कैथ लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शुरू होगी, जिससे गरीब मरीजों को निःशुल्क इलाज मिल सकेगा। रिम्स में नई MRI मशीन और अन्य सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार भी होगा। जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में भी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है, जिससे राज्य भर में मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध हो सकेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पटना में औद्योगिक विकास तेज करने और रोजगार बढ़ाने के लिए फतुहा में उद्यमी संवाद आयोजित किया। 40 उद्यमियों से नए उद्योगों की स्थापना, निवेश और समस्याओं पर चर्चा भी हुई। फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में 14 नई इकाइयां स्थापित होंगी, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार का लक्ष्य पलायन रोकना, हर माह उद्योग संवाद होगा। वहीं देखिए, रेलवे ने 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाला नया टाइम टेबल जारी किया, जिसमें हावड़ा, शालीमार, रांची, हटिया और टाटानगर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों के आने जाने समय में बदलाव किया गया। रांची और हटिया से चलने वाली कई ट्रेनों के समय में संशोधन होगा। कुछ ट्रेनों को राजगंगपुर और कंदरा स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव भी मिलेगा। यात्रियों की यात्रा से पहले संशोधित समय जांचने की सलाह भी दी गई है। वहीं अगली खबर देखिए, बिहार के 20 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर के पारू में 700 एकड़ का क्षेत्र शामिल होगा। सरकार की प्राथमिकता भूमि अधिग्रहण, सामाजिक प्रभाव आकलन और पुनर्वास पर विशेष ध्यान देना है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने संबंधित जिलों को संस्थानों के साथ नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया, ताकि कार्य में तेजी आए और नए उद्योगों को बढ़ावा मिले।
वहीं दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री मोहन चारण मांझी ने नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं दी और स्पष्ट किया कि 1 जनवरी सरकारी कार्य दिवस है। उन्होंने लोगों से व्यक्तिगत रूप से बधाई देने न आने का अनुरोध किया। उड़ीसा सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में नववर्ष समारोह, पार्टियों और भोज पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि कार्य दिवस की गरिमा बनी रहे और सरकारी कामकाज प्रभावित न हो। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, नोएडा में नए साल के जश्न के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि यह धारा कार्यक्रम समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी। शराब पीकर हुड़दंग करने वाले या शांति भंग करने वालों का हवालात में रात काटनी पड़ सकती है। 5 से अधिक लोगों के जुलूस, सरकारी कार्यालयों के पास ड्रोन और सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। लाउड स्पीकर के लिए भी ध्वनि सीमा तय की गई है। वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में होटल मालिकों ने सीमा पार से चल रहे हालिया भारत विरोधी अभियानों का हवाला देते हुए नव वर्ष के अवसर पर बांग्लादेशी नागरिकों के अपने होटलों में प्रवेश पर प्रतिबंध बढ़ाने की घोषणा की। हालिया भारत विरोधी अभियानों के मद्देनजर होटल मालिकों ने बांग्लादेशी नागरिकों को प्रवेश न देने का निर्णय लिया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर भारत कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और प्रदूषण की चपेट में है। पंजाब के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में घना कोहरा और स्मॉग से विजिबिलिटी को शून्य के करीब पहुंचा दिया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ताज़ा बर्फबारी की वजह से सैलानी खुश तो हैं, लेकिन सड़कें काफ़ी प्रभावित हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, समस्तीपुर जिले में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 17 शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। इन केंद्रों के निर्माण पर 19 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो 15वें वित्त आयोग से स्वीकृत होगा। समस्तीपुर नगर निगम, पटोरी, रोसड़ा, ताजपुर और सिंघिया सहित अन्य नए नगर क्षेत्रों में ये केंद्र बनेंगे। इससे स्थानीय लोगों का इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच आसान होगी। वहीं अगली खबर देखिए, तमिलनाडु के करूर में जिले में इस वर्ष हुई भीषण भगदड़ मामले की जांच कर रही केंद्रीय सीबीआई जनवरी में टीवी के संस्थापक और अभिनेता से नेता बने विजय को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। यह हादसा 27 दिसंबर को करूर जिले के वेलुसामीपुरम में हुआ था, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दोस्तों देखिए, दिल्ली की सियासत और प्रशासन में एक बड़े बदलाव की दिशा में मंगलवार को बड़ा निर्णय लिया गया। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली की मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली जन विश्वास उपबंध संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी गई है। इस बिल का उद्देश्य छोटे मोटे अपराधों को अपराध की कैटेगरी से बाहर निकालकर उन्हें सिविल पेनाल्टी में बदलना है, ताकि आम लोगों को, कारोबारियों को गैर जरूरी कानूनी झंझट से राहत मिले। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका के एक प्रमुख थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस थिंक टैंक का कहना है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियां हो सकती है। हड़कंप मचाने वाली इस रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञों का सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा गया कि ट्रंप प्रशासन ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच चल रहे विवाद को खत्म करने की भी कोशिश की है। सबसे बड़ी खबर, बांग्लादेश में भारतीयों की परमिट निलंबित करने की मांग। उस्मान हादी की पार्टी ने यूनुस प्रशासन को दिया 24 दिन का अल्टीमेटम। दरअसल उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में लगातार तनाव जारी है। उनकी पार्टी इनकलाब मंच ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को 24 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। पार्टी ने हादी के हत्यारों पर मुकदमा चलाने, बांग्लादेश में भारतीयों के वर्क परमिट रद्द करने और भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में केस दर्ज करने की मांग उठाई। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, माघ मेला 2026 के लिए प्रयागराज में 15 करोड़ श्रद्धालुओं के अनुमानित आगमन हेतु व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ने नियंत्रित आगमन और सुरक्षित वापसी के लिए मेगा प्लान बनाया। प्रमुख स्नान पर्वों पर मेला क्षेत्र 9 व्हीकल जोन रहेगा। ट्रैफिक प्लान भी लागू होंगे। आपात स्थिति से निपटने के लिए 10 इमरजेंसी प्लान भी बनाए गए हैं, जिनमें से 5 का पूर्वाभ्यास किया गया। सुरक्षा हेतु जोन सर्किल, थाने और सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए गए हैं। वहीं दोस्तों देखिए, नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक ने दावा किया है कि सितंबर में हुए जैन जी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने जांच आयोग को बताया कि 9 सितंबर को तोड़फोड़ और आगजनी देश और लोकतंत्र के खिलाफ थी। लेखक ने कहा कि उन्होंने घटना की जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, ट्रंप और जेलेंस्की ने फ्लोरिडा में मुलाकात के बाद कहा कि यूक्रेन रूस शांति समझौते के करीब है। डोनबास से सैनिकों की वापसी, सुरक्षा गारंटी और ज़पोरिजिया परमाणु संयंत्र जैसे कुछ मुद्दे अभी भी बाकी है। ट्रंप ने पुतिन से बात कर बताया कि वह यूक्रेन के पुनर्निर्माण में मदद करेगा। दोनों नेताओं ने वार्ता को शानदार बताया, लेकिन समय सीमा नहीं बताई।
वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। हालांकि कर्मचारियों को तुरंत बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिलेगी। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, लेकिन रिपोर्ट आने में 18 महीने लग सकते हैं। नई सैलरी 2027-28 तक मिल सकती है, पर इसका एरियर 2026 से आपको मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पटना जिले में बंद पड़े आधार सेवा केंद्र अब सरकारी स्कूलों में फिर से खोले जाएंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश पर प्रत्येक खंड में 2-2 केंद्र चिन्हित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों के आधार कार्ड आसानी से बन सकेंगे। नए सत्र से पहले ये केंद्र शुरू हो जाएंगे, जिससे छात्रों को योजनाओं का लाभ मिलने में भी मदद मिलेगी। वहीं देखिए दोस्तों, यूपीसीडी ने अमेठी में 2026-27 के लिए 40 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का प्रस्ताव भेजा। इसमें औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कें, जल निकासी, पार्कों का सौंदर्यीकरण और प्रकाश व्यवस्था शामिल होंगी। जगदीशपुर, टिकरिया और त्रिशुंडी जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जाएगा। इससे उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, नए भूखंड आवंटित भी होंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार अवसर बढ़ेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था। फ्लोरिडा में इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दुनिया में 8 युद्ध रोके, लेकिन उन्हें इसका श्रेय नहीं मिला। भारत पहले ही ट्रंप के इन दावों को खारिज कर चुका है। वहीं दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश वित्त विभाग ने अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट तैयार करना शुरू कर दिया है। यह बजट फरवरी में विधानमंडल सत्र में पेश होगा और इसका अनुमानित आकार 9 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। इसमें $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित 2047 के विजन डॉक्यूमेंट में शामिल योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। विभागों के साथ बैठकें मंगलवार से शुरू हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर अगले 3 माह में 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्य सचिव SP गोयल की अध्यक्षता में हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। चालू वित्त वर्ष में 3000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 9 माह में 955 करोड़ रुपए ही खर्च हो चुके हैं, जिसे बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया। विभागों को तालमेल और डिजिटलीकरण पर जोर देने को कहा गया है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, BMC चुनाव के लिए भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच सीट बंटवारे पर समझौता हो चुका है। भाजपा 137 और शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अजीत पवार की राकंपा अलग चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने 70 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। रामदास अठावले की RPI को सीट न मिलने पर नाराजगी है, जबकि चुनाव 15 जनवरी को होंगे। वहीं दोस्तों देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि नए साल से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को फ्लैटों की चाबियां मिलने शुरू हो जाएंगी। डूसिब की EWS कॉलोनियों में सामुदायिक सुविधाओं का तेजी से विकास होगा, ताकि गरीबों को सम्मानजनक और सुविधा युक्त जीवन मिल सके। सावड़ा घेवरा जैसी कॉलोनियों में 6476 खाली फ्लैटों की मरम्मत के लिए 27 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह पहल सामाजिक न्याय और समावेशी शहरी को विकास को बढ़ावा देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली सरकार IIT कानपुर के साथ मिलकर AI आधारित एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। यह प्रणाली शिकायतों का त्वरित समाधान और वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करेगी। इसका उद्देश्य विभिन्न मौजूदा शिकायत पोर्टलों को एक डिजिटल डैशबोर्ड में एकीकृत कर देरी और दोहराव जैसी समस्याओं को दूर करना होगा। सूचना मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने इसे नागरिक केंद्रीय शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं दोस्तों देखिए, देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। याचिका में पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के खिलाफ नस्लीय हिंसा पर हस्तक्षेप की मांग भी उठाई गई। छात्र की 9 दिसंबर को कथित हमले में घायल होने के बाद 26 दिसंबर को मृत्यु हो गई। हालांकि देहरादून पुलिस ने नस्लीय हिंसा के पहलू से इनकार कर दिया, इसे 2 समूहों के बीच मारपीट बताया।